पढ़े फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है भाई? देखो, हमें पता है जब हम किसी बॉल को ज़मीन के ऊपर रोल करवाते हैं, फुटबॉल को ज़मीन पर रोल करवाते हैं, हमने किक मारा, फुटबॉल को ज़मीन पर किक मारा तो फुटबॉल आगे जाएगी और एक जगह जाके रुक जाएगी। ऐसा नहीं हो जाती तरीके हमेशा चलती चली जाएगी, वो रुकेगी कभी ना कभी जाके। इसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक खाली कॉटन है, काटन समझते हो ना, काटन, खाली काटन बॉक्स है मेरे पास, और एक मेरे पास बराबर में फुटबॉल है। दोनों को मैं एक ही फोर्स से किक करता हूँ, ठीक है? कौन दूर तक जाएगा? फुटबॉल दूर तक जाएगी ना। हालांकि मैंने दोनों को फोर्स सेम लगाई है, खाली काटन के ऊपर भी वही फोर्स लगाई है, वही किक किया मैंने, उतनी फोर्स से किक किया। बॉल के ऊपर मैंने उतनी फोर्स से किक किया, लेकिन बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी, काटन उतनी दूर तक नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है? ये क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो जो होता है, एक फोर्स होती है। ये पैदा क्यों होती है? फ्रिक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी भी सरफेस की रफनेस की वजह से। रफ समझते हो ना, रफ सरफेस कहते हैं ना, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है और एक होती है रफ सरफेस। बाहर जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं वह क्या रोड की सरफेस और ये जो सरफेस है दोनों सेम है? फ़र्क है ना दोनों में। रोड पे अगर गाड़ी चलेगी वो ब्रेक लगाएगी, वो रुक जाती है, और इस सरफेस पे अगर गाड़ी चलेगी तो ब्रेक में लगेगी, रुकेगी तो, लेकिन स्लिप करेगी। तो क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या एक कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट किसके? दो सरफेस में कांटेक्ट होता है ना, गाड़ी का, कार का टायर और रोड आपस में कांटेक्ट में होते हैं, आपस में एक कांटेक्ट होता है, एक होते हैं लगे हुए होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। तो इस कांटेक्ट फोर्स होती है जो जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। तो जो प्रोड्यूस क्यों होती है? अगर कांटेक्ट सरफेस में दोनों में रफनेस ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। फर्स्ट करो, आप एक जो है बॉल को, टेबल टेनिस की जो बॉल देखिए, टेबल छोटी बॉल होती है, वो कितनी फाइन होती है, रफनेस उसमें रफ कितना कम होता है, वो ज़्यादा स्लिपरी होती है। उसको किसी बिल्कुल प्लेन शीशे के ऊपर मूव करवाओगे, प्लेन शीशा तो रफनेस में कम होती है, ठीक है? उसमें मूव करवाते हो अगर, और इसी तरह किसी बॉल को, नॉर्मल बॉल जो कॉक की बॉल या हमारी जो बॉल होती है नॉर्मल रबर की बॉल, उसको रोड के ऊपर आप मूव करवाओ। अगर दोनों बॉलों को रोड पर आपने एक बॉल को मूव करवाया और शीशे के बराबर में आपने शीशे का प्लेन सरफेस बहुत बड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर टेबल टेनिस में मूव करवाया, कौन दूर जाएगा? टेबल टेनिस दूर जाएगी। हालांकि दोनों बॉल, फर्स्ट करो, आपने टेबल टेनिस की जो बॉल है तो छोटी होती है, आपने उतनी बड़ी बॉल ले ली जो इतनी बड़ी नॉर्मल बॉल होती है, लेकिन है टेबल टेनिस की। दोनों को सेम फोर्स लगाओगे तो, लेकिन देखोगे जो टेबल टेनिस वाली बॉल है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, और जो नॉर्मल हमारी बॉल है वो दूर तक जाएगी, लेकिन टेबल टेनिस ज़्यादा दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल और जो सरफेस है उनके दरमियान फ्रिक्शन कम है या ज़्यादा? कम है। ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी तो दूर तक जाएगी, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये बनी, द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हो रही होती है ना, एक बॉडी मूव कर रही है, किसी बॉडी से टच होती हुई मूव कर रही है। अब हवा में ऊपर से बॉल नीचे छोड़ते हो तो बॉल नीचे आ रही है तो किसी से टच नहीं हो रही होती, लेकिन रोड के ऊपर कोई बॉल को, फुटबॉल को, ग्राउंड में फुटबॉल को जब रोल करवाते हो या किक करते हो तो फुटबॉल जो है वो ग्राउंड से रोल करती हुई आगे जा रही हो, तो क्या है? एक रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन, द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करे बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस हो गए, एक बॉल की सरफेस और बॉल जिस सरफेस पर खड़ी हुई है जो ग्राउंड पर, वो सरफेस, दोनों सरफेस की वजह से द फोर्स जो कि रेजिस्ट करती है रिलेटिव मोशन को, दो सरफेस के दरमियान, एक बॉल की अपनी सरफेस और जिस सरफेस पर बॉल खड़ी हुई है वो ग्राउंड है, दोनों सरफेस के दरमियान रिलेटिव मोशन हो रही है ना,
क्या बॉल मूव कर रही है या ग्राउंड मूव कर रहा होता है? बॉल मूव कर रही है। अभी बात नहीं हुई, वो अभी बता दूँगा। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, यानी कि आपका ग्राउंड नीचे मौजूद है, बॉल मूव कर रही है, तो दो रिलेटिव मोशन के दरमियान दो सरफेस के दरमियान दो रिलेटिव मोशन हो रही है। दो सरफेस, एक बॉल की अपनी सरफेस और एक ग्राउंड की सरफेस। दो सरफेस के दरमियान जो रिलेटिव मोशन हो रही है, एक बॉल मूव कर रही है, ग्राउंड अपनी जगह मौजूद है, बॉल मूव कर रही है, एक फोर्स जनरेट होती है, ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्ट करेगी, बॉल को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्राउंड तो रुका हुआ ना, ये ग्राउंड कोशिश कर रहा है रोकने की। ग्राउंड क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है बॉल को रोक दे, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो बॉल पर रगड़ खाती हुई जा रही है और ग्राउंड तो कोशिश कर रोकने की कोशिश कर रहा है। जो फोर्स जो है जो कि रेजिस्ट कर रही है, यानी ग्राउंड रेजिस्ट कर रहा है कि उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, अब क्या चीज़ है, फ्रिक्शन जो है, अच्छा फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग, खुद एडजस्ट होती है फ्रिक्शन। कैसे सेल्फ एडजस्ट होती है, जैसे लिमिटिंग फोर्स होती है हमारी, एफएस जिसे कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब एफएस या रिएक्शन, अब आपने टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, तो किताब जो है टेबल पर से मूव क्यों नहीं कर रही खुद ब खुद? क्या फर्स्ट तो टेबल के ऊपर आपने एक बॉल रख दी, फुटबॉल रख दी, क्या वो फुटबॉल टेबल के ऊपर खुद ब खुद मूव करेगी? अगर टेबल के ऊपर किताब रख दो, क्या किताब खुद ब खुद मूव करेगी? क्यों नहीं मूव कर रही? इसलिए कि टेबल के ऊपर जो बॉल रखी हुई है या किताब जो रखी हुई है, उस पर टेबल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा है, तो रोकने की कोशिश कर रहा है, वो रुकी हुई है। तो टेबल जो है बॉल पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और बॉल क्या कर रही है या किताब क्या कर रही है, अपने वेट की फोर्स लगा रही है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स, तो यूँ समझ लो, वो टेबल जो है, बॉल जो है अपने वेट की फोर्स नीचे लगा रही है ना। टेबल जो है, वो बॉल अभी छोड़ दो, मैं उसकी बात करता हूँ। एक बुक है, बुक अपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बुक अपने वेट की फोर्स नीचे लगा रही है, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट की फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, बुक के वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लग रही है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि बुक जो है टेबल के ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगा रही है। ठीक है, बुक रिएक्शन की फोर्स लगा रही है और बुक अपनी वेट की फोर्स नीचे लगा रही है। ठीक है, हाँ, तो टेबल की जो फोर्स जो है जो बुक के ऊपर लग रही है, वो रिएक्शन की फोर्स है, आर की फोर्स, और बुक और टेबल के दरमियान जो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस कहलाएगी। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिएक्शन की फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो हम कहेंगे द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। अब चूँकि टेबल पर बुक रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, तो हम कहेंगे रिएक्शन की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स आपस में बराबर है। अभी तो रुकी हुई है, नहीं तो वो मूव करना चाहिए था उसको। तो हम ये कहते हैं कि एफ जो है, एफ एस जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स जो है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन की फोर्स के। रिएक्शन क्या है, जो टेबल लगा रहे बुक के ऊपर। तो रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स यानी Fs लिमिटिंग फोर्स जो रिएक्शन की फोर्स है वो, एंड नॉर्मल रिएक्शन R जो है, उनके में रेशियो जो है कांस्टेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको जाहिर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। यानी इसको यूँ समझ लो, ये देखो पहले रिएक्शन, ये Fs हमारी है लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स। टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, बुक मूव नहीं कर रही, बुक मूव नहीं कर रही, जिसका मतलब उसको फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन की फोर्स लगने की वजह से बुक मूव नहीं कर रही। अगर फर्स्ट पर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो बुक कैसे हुए हिलती रहेगी। जब किसी दो सरफेस में फ्रिक्शन बहुत ही कम हो, ऐसी कोई दुनिया में कोई सरफेस होती नहीं जहाँ फ्रिक्शन ना हो। मामूल कम होगी ज़्यादा होगी, जैसे मैंने कहा ये सरफेस पर फ्रिक्शन क्या कम होगी, बाहर रोड पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा फाइन सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो Fs जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन की फोर्स के। वे बॉडी जो है, बुक जो है अपने वेट की फोर्स और नीचे बॉडी के डाउनवर्ड कर रही है। रिएक्शन के तौर पर टेबल जो है बुक के ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगा रही है। वो रिएक्शन की फोर्स बैलेंस करती है उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन के। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो अब रिएक्शन की फोर्स भी ज़्यादा है। यानी यूँ समझ लो बॉडी का, यूँ समझ लो एक हल्की बॉडी है, एक बार मैंने एक छोटी सी, मैंने एक रबर रख दिया टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर रबर रख दिया, तो रबर का वेट कितना थोड़ा सा होगा, रबर का वेट थोड़ा सा होगा ना। रबर का वेट नीचे डाउनवर्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है नीचे, टेबल रिएक्शन के तौर पर ऊपर रबर की फोर्स के अपोजिट ऊपर की तरफ एक रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और उस रबर पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, वो फ्रिक्शन की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्शन की फोर्स के, तभी वो रबर मूव नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है। तो अब हमने कहा कि अगर मैं उस रबर की कोई बहुत बड़ी बहुत भारी बुक रख दूँ तो क्या हो जाएगा, तो डिफ्रिक्शन। तो मैं ये पूछूँ अगर कि फ्रिक्शन की फोर्स किस वक्त ज़्यादा होगी, जब भारी बुक रखी हुई टेबल के ऊपर उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, या वो छोटा सा रबर रखा हुआ टेबल को उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी भारी बुक पर ना। मैं कहूँ इस रबर को हिलाओ, रबर को हिलाने अब हल्का सा भी उंगली मारो रबर मूव कर जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम थी, अब मैं हल्की सी उंगली भी टच किया रबर मूव कर गया। अब मैंने बहुत भारी भी बुक रख दी है तो इसको मूव कराओ, तब हल्के से उंगली टच करो तो बुक तो मूव नहीं करेगी, इसका मतलब उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा थी। तो तभी हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स बराबर होती है उस रिएक्शन की फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रिएक्शन की फोर्स के जो टेबल उस बुक के ऊपर लगा रही होती है। ये और रिएक्शन की फोर्स किसके बराबर होती है, रिएक्शन फोर्स बराबर किसके होती है, उस वेट की फोर्स के। क्योंकि टेबल के बुक की अपना वेट की फोर्स नीचे डाउनवर्ड, रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। ये रिएक्शन की फोर्स आई कहाँ से, वो बुक जो थी वो अपने वेट की फोर्स नीचे लगा रही थी, बुक का वेट बहुत ज़्यादा था, वेट की फोर्स ज़्यादा थी, और जो टेबल भी होती नहीं रिएक्शन के तौर पर रिएक्शन की फोर्स लगा रही थी। तो रिएक्शन की फोर्स आई W उसके वेट की वजह से, और रिएक्शन की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, फ्रिक्शन की फोर्स के। कि हमने बोला कि भारी बुक रखोगे तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, छोटे सा बॉडी रखोगे तो फ्रिक्शन भी कम होगा। तो हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्शन की फोर्स के। रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, रिएक्शन फोर्स कब ज़्यादा होगा, जब बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। और डायरेक्ट रिलेशन में बता चुका हूँ क्या चीज़ होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो Fs जो होता है वो फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है, वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन की फोर्स के। और रिएक्शन किसके बराबर होता है, mg के। mg क्या होता है, W होता है ना mg के बराबर, तो W इक्वल टू mg। रिएक्शन की फोर्स mg के बराबर होता है, mg होता है पर W यानी वेट की फोर्स नीचे लग रही होती है, रिएक्शन की फोर्स ऊपर लग रही होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। और उस रिएक्शन की फोर्स की वजह से वो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रिएक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वेट ज़्यादा होगा बॉडी का उतना ज़्यादा रिएक्शन की फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा रिएक्शन की फोर्स होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन की फोर्स होगी। अब आपने रबर रखा है तो रबर का वेट कम है तो रिएक्शन की फोर्स भी कम है, रिएक्शन की फोर्स कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम है। आपने बहुत भारी बुक रख दी, उसका वेट ज़्यादा है, उसकी वेट की फोर्स ज़्यादा है, नीचे की तरफ लग रही है, उसकी रिएक्शन की फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है, वो भी ज़्यादा है तो फ्रिक्शन की फोर्स भी ज़्यादा है। तभी हमने कहा कि रबर को तो हम उंगली से हिलाएंगे वो हिल जाएगा, फ्रिक्शन की फोर्स कम थी वो हिल गया। लेकिन वो जो भारी सी बुक रखी हुई थी उस पर उंगली से हाथ मिलाओगे तो हिलेगी नहीं वो, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा है इसमें लग रही है। तो फ्रिक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो अब हम कहा Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हमने कह दिया Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं फिजिक्स में, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एफ एस इक्वल टू म्यू आर, ये म्यू कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, इसे कहते हैं म्यू, ये कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी हटाते हैं तो इक्वल का सिंबल लगाते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू, हर बॉडी की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होती है। अब मैंने भाई आपको बोला ये जो सरफेस है इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी कम होगी, तो इस सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। रोड उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी कम होगी, रोड की फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो रोड की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। हर बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, आपको बुक में दी जाएगी, अभी आगे दिखाऊंगा मैं। जैसे मैं आपको बताएगा, अगर आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है तो उससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2.3 मिसाल के तौर पर होगी। आपने अगर शीशे का टुकड़ा लिया हुआ है उसका फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 होगी। तो हर सरफेस की, हर बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि सरफेस बहुत ज़्यादा फाइन सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। तो हमारा एफ एस इक्वल टू के म्यू आर के बराबर, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हर बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, हर बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो म्यू अगर निकालना होगा हमें तो कैसे निकालेंगे, एफ एस अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि एफ एस हमने क्या बोला, एफ एस इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, म्यू निकालना होगा तो क्या होगा, आर म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू जाएगा एफ एस अपॉन आर। ठीक है, मतलब बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वेट डब्ल्यू एक्स डाउनवर्ड देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम यूँ भी कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर, या यूँ कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, क्योंकि आर क्या चीज़ है, रिएक्शन। रिएक्शन क्यों, रिएक्शन आ कैसे रहा है, वेट की वजह से रिएक्शन आ रहा है, वेट किसके बराबर है, एम जी के। तो हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर या एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सरफेस। ठीक है, इसमें बताया देखो, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट सरफेस शो इन टेबल 3.2। अब 3.2 टेबल में शो किया हुआ है, हाँ ये देखो, ये था, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, बोला टायर और रोड के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1.0 होती है। आयरन और आयरन, अगर दो बॉडी, एक आयरन है तो दूसरी बॉडी भी आयरन है, जैसे आयरन की टेबल है उसको आयरन की बॉल आप मूव करवा रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1.0 होगी। गिलास एंड गिलास, एक शीशा गिलास है, गिलास रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आपने गिलास शीशे को मूव करवा रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.9 होगी। वुड एंड सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर जो समझते हो ना, ज़मीन जो हमारी सीमेंटेड फ्लोर होती है ना, वो उसके ऊपर लकड़ी रख दो तो दो सरफेस हो गए, उनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 होगी। तो वुड एंड मार्बल, वो ये मार्बल है आपका, इसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रख दो तो मार्बल वुड की तरफ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो होगी 0.4 होगी। वुड एंड लेदर, वुड लकड़ी की टेबल है, उसके ऊपर कोई चमड़े का कोई बॉडी ला के रख दो, लेदर की कोई चीज़ ला के रख दो, कोई पर्स लेदर का पर्स ला के रख दो तो उनके दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। वुड एंड वुड, लकड़ी की टेबल है, उसके ऊपर लकड़ी का आपने बॉक्स रख दिया तो उनके दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0.3 होगी। मेटल की टेबल है, मेटल की टेबल में मेटल का आपने बॉक्स रख दिया तो उनके दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 होगी। तो डिफरेंट बॉडी के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर रुक रहा हूँ, स्टॉप।